जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बीएसए ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर के सवालों को कवर करेंगे जो आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास में सारे प्रश्नों के आंसर अवश्य कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके आगामी ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो बार बार देखने को मिलते हैं। तो सभी का स्वागत है, सभी को राधे राधे। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ग्रुप डी का टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया गया है। ऑफर प्राइस के तहत आप लोग मात्र 79 रुपीज में रेलवे ग्रुप डी के टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है मात्र 79 रुपीज में। बाकी आज का जो सेशन होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा। सभी सवाल सिलेक्टेड हैं जो बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो ध्यान से आप लोग सारे प्रश्नों के आंसर कमेंट कीजिएगा और बीच बीच में क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन और देखते हैं हमारा पहला सवाल। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो आप आंसर करेंगे अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी। ठीक है, तो आप जानते हैं सोवियत संघ की वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है, वेलेंटीना तेरेस्कोवा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत अच्छा, आप लोगों ने भी देखते ही आंसर कर दिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, सोवियत संघ की वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो है अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। ठीक है, ये कब गई थी अंतरिक्ष में? 16 जून 1963 को वोस्टॉक 6 अंतरिक्ष यान से। ठीक है, तो 16 जून 1963 को वोस्टॉक 6 अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली महिला थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा, जो सोवियत संघ से बिलोंग करती हैं। ठीक है, सोवियत संघ या फिर रूस आप बोल सकते हैं। कांच बालू में मुख्य रूप से कौन सा रासायनिक घटक उपस्थित रहता है? चलिए बताने का प्रयास करेंगे। कांच बालू ग्लास सैंड में मुख्य रूप से कौन सा रासायनिक घटक उपस्थित रहता है? ठीक है, तो याद रखिएगा कांच बालू का मुख्य घटक सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका है। इसका उपयोग कांच के निर्माण में मुख्य कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो कांच बालू में मुख्य रूप से कौन सा रासायनिक घटक उपस्थित होता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग सिलिका भी कहते हैं। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बोलेगा तो आप जानते हैं क्या होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला? SiO2। ठीक है, तो समझ में आ गया, कांच बालू का मुख्य घटक सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका है। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग कांच के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में करते हैं। कैंसर और ट्यूमर के वैज्ञानिक अध्ययन तथा निदान को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, तो आप आंसर करेंगे कैंसर और ट्यूमर के वैज्ञानिक अध्ययन तथा निदान को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, चिकित्सा विज्ञान की वह विशिष्ट शाखा जो ट्यूमर, कैंसर के कारणों, लक्षणों, जांच और उपचार से संबंधित है उसे ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो कैंसर और ट्यूमर के वैज्ञानिक अध्ययन तथा निदान को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा महत्वपूर्ण अंग रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन प्रोथ्राम्बिन का संश्लेषण करता है? बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन प्रोथ्राम्बिन का संश्लेषण कहां होता है आपको बताना है। ठीक है, मानव शरीर का कौन सा अंग है जहां पर रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन प्रोथ्राम्बिन का संश्लेषण होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा
प्रोथ्राम्बिन रक्त का थक्का जमने में मदद करने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है। प्रोथ्राम्बिन क्या है? प्रोटीन है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। और प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन का निर्माण लीवर यानी यकृत में होता है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? लीवर या यकृत। ठीक है, इसका निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। ठीक है, यकृत में विटामिन के की सहायता से प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। स्पंजों संघ पोरीफेरा के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप आंसर करेंगे स्पंजों संघ पोरीफेरा के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, स्पंज के विस्तृत संरचनात्मक और जैविक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पैराजूलॉजी कहा जाता है या स्पंजोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो स्पंजों के वैज्ञानिक अध्ययन को स्पंजोलॉजी या पैराजूलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा, संघ पोरीफेरा के छिद्र युक्त बहुकोशिकीय जलीय जीव के रूप में स्पंज को जाना जाता है। स्पंज के वैज्ञानिक अध्ययन को स्पंजोलॉजी या पैराजूलॉजी कहा जाता है। ठीक है, सागौन के पेड़ का वैज्ञानिक वानस्पतिक नाम क्या है? सागौन के पेड़ का वैज्ञानिक वानस्पतिक नाम क्या है? ठीक है, तो याद रखिएगा, उत्कृष्ट इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला सागौन का जो पेड़ है, इसका वानस्पतिक नाम होता है टेक्टोना ग्रिंडिस। क्या नाम होता है? टेक्टोना ग्रिंडिस। तो सागौन के पेड़ का वानस्पतिक नाम आपसे काफी बार पूछा जाता है। सागौन के पेड़ का वानस्पतिक नाम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस। और आपको पता है सागौन का जो पेड़ है, इससे उच्च क्वालिटी का इमारती लकड़ी प्राप्त होता है। ठीक है, कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करने के लिए उनमें कौन सा रासायनिक यौगिक मिलाया जाता है? तो आपको आंसर करना है, कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, काफी बार पूछा गया है। ठीक, तो आप जानते होंगे, पिघले हुए कांच के मिश्रण में कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाने से कांच को एक अत्यधिक मनमोहक और गहरा नीला रंग प्राप्त होता है। तो कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाया जाता है। ठीक है, तो कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाया जाता है। ठीक है, विस्फोटक टीएनटी का रासायनिक नाम आपको बताना है। ठीक है, तो आप बताएंगे टीएनटी का पूरा नाम क्या है। टीएनटी आप जानते हैं एक प्रकार का विस्फोटक है। ठीक है, तो विस्फोटक टीएनटी का पूरा नाम आपको बताना है। ठीक है, तो टीएनटी का पूरा नाम क्या होता है? ट्राइनाइट्रोटोलीन। तो आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ट्राइनाइट्रोटोलीन। ठीक है, तो टीएनटी का पूरा नाम ट्राइनाइट्रोटोलीन होता है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला विस्फोटक है। ठीक है, काफी प्रसिद्ध विस्फोटक है टीएनटी। ठीक है, अगला जो सवाल है आपको आंसर करना है, नाइट्रिक अम्ल को तैयार करने के लिए मुख्य रूप से किन प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग किया जाता है? ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल को तैयार करने के लिए मुख्य रूप से किन प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर क्या आ रहा है? फिटकरी और सोरा, एलम और साल्टपीटर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, प्राचीन काल से नाइट्रिक अम्ल को फिटकरी और पोटेशियम नाइट्रेट यानी सोरा के साथ मिलाकर गर्म करने से, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल जो है तैयार होता है। तो नाइट्रिक अम्ल कैसे तैयार होता है? फिटकरी और सोरा से। तो आप इसको याद रखिएगा, नाइट्रिक अम्ल को तैयार करने के लिए मुख्य रूप से किन प्राकृतिक स्रोत का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो फिटकरी और पोटेशियम नाइट्रेट यानी सोरा को मिलाकर गर्म करने पर नाइट्रिक अम्ल
बनता है। ठीक, समुद्री जल का औसत पीएच मान लगभग कितना होता है? समुद्री जल का औसत पीएच मान कितना होता है आपको बताना है। तो याद रखिएगा, घुले हुए लवणों और कार्बोनेट प्रणालियों के कारण समुद्री जल का स्वभाव हल्का क्षारीय होता है, क्योंकि समुद्री जल में काफी ज्यादा लवण होते हैं। ठीक है, इसी वजह से समुद्री जल का स्वभाव हल्का क्षारीय होता है। और समुद्री जल का औसत पीएच मान 8.4 होता है। तो जब औसत पीएच मान 8.4 होता है, इसका मतलब ये क्या, हल्का क्षारीय हो जाएगा। तो समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। समुद्री जल का जो प्रकृति होता है ये कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, मंजू धातु या डच मेटल मुख्य रूप से किन दो धातु का मिश्रण है या मिश्र धातु है? ठीक है, तो मंजू धातु या डच मेटल किन दो धातुओं का मिश्र धातु है आपको बताना है। ठीक है, काफी बार पूछा जाता है। तो मंजू मेटल तांबे और जस्ते की एक विशिष्ट पीतल की श्रेणी की मिश्र धातु है, जो बहुत ज्यादा संक्षारण रोधी होता है। इसमें जंग बहुत कम लगता है, यानी जंग न के बराबर लगता है। तो मंजू धातु या डच मेटल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। ठीक है, तो मंजू धातु या डच मेटल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। इसमें तांबा लगभग 60% होता है, जस्ता लगभग 40% होता है। समझ में आया? तो कॉपर कितना होता है, Cu प्लस Zn का ये मिश्र धातु होता है। इसमें Cu होता है 60% और Zn यानी जिंक होता है 40%। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मंजू धातु या डच मेटल मुख्य रूप से कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। इसमें 60% कॉपर होता है, 40% जिंक होता है। अगला सवाल का आपको आंसर करना है, पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता और उसकी शुद्धता को किस संख्यात्मक रेटिंग द्वारा मापा और दर्शाया जाता है? तो आप आंसर करेंगे, पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता और उसकी शुद्धता को किस संख्यात्मक रेटिंग द्वारा मापा और दर्शाया जाता है? तो बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्टेन नंबर। सही आंसर हो जाएगा ऑक्टेन संख्या। याद रखिएगा, ऑक्टेन संख्या पेट्रोल के एंटी नॉक इंजन में खटखटाहट न करने के गुणों को मापता है। वह संख्या जितनी अधिक होगी पेट्रोल उतना ही बेहतर और शुद्ध माना जाता है। यानी ऑक्टेन संख्या जितना अधिक होगा पेट्रोल उतना ही शुद्ध और अच्छा क्वालिटी का माना जाता है। तो पेट्रोल की उच्च गुणवत्ता, ठीक है, पेट्रोल की गुणवत्ता और उसकी शुद्धता को मापने के लिए ऑक्टेन नंबर का उपयोग किया जाता है। ऑक्टेन नंबर का मान जितना अधिक होगा पेट्रोल उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछा गया है। तो धातु जो कमरे के सामान्य तापमान पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पारा आपका सही आंसर हो जाएगा, पारा या मरकरी। पारा जिसे हम लोग Hg से मतलब दर्शाते हैं, Hg क्या है, इसका प्रतीक है। तो पारा आवर्त सारणी की एकमात्र ऐसी धातु है जो अपने अत्यधिक कम गलनांक के कारण कमरे के सामान्य तापमान पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पारा जो है ये क्या है, धातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, सबसे सरल एल्केन यानी मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सबसे सरल एल्केन कौन सा है? तो अगर पूछेगा सबसे सरल एल्केन के रूप में जाना जाता है मीथेन। और मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है आपसे पूछा गया है। आप जानते हैं मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन जो है दलदली भूमि से प्राप्त होता है। धान के खेतों से मीथेन प्राप्त होता है। कोयला के खदानों में मीथेन गैस पाया जाता है ना। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 आप जानते ही हैं। तो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा, मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है और मीथेन जो है एल्केन श्रेणी के अंतर्गत आता है। मीथेन को दलदली गैस से प्राप्त किया जाता है। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन दलदली भूमि से प्राप्त होता है। ठीक है, कोयला के खदानों में विस्फोट जो होता है वो मीथेन गैस के कारण ही होता है। ठीक है, कौन सा दृष्टि दोष वंशानुगत है और इसे किसी भी लेंस द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? तो आपको बताना है कौन सा आंख से संबंधित बीमारी है, दृष्टि दोष है जो वंशानुगत है, पीढ़ी दर पीढ़ी है और इसे किसी भी लेंस द्वारा ठीक नहीं
किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, वर्णांधता जिसे हम लोग कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता। तो वर्णांधता एक एक्स लिंक्ड अनुवांशिक विकार है जिसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। तो वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस एक अनुवांशिक बीमारी है, इसलिए इसे किसी चश्मे या लेंस से दूर नहीं किया जा सकता है। तो समझ में आ गया, वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस क्या है? ये वंशानुगत बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी है, इसलिए वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस को किसी भी लेंस या बोल सकते हैं किसी भी चश्मा से दूर नहीं किया जा सकता है। अब वर्णांधता बीमारी में क्या होता है? ठीक है, तो लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाते हैं। क्लास को आप लोग शेयर कीजिएगा एक बार, आप सभी से रिक्वेस्ट है, और जिन्होंने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करेंगे। व्यक्ति लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाता है, विभेद नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। विकिरण के क्रांतिकारी क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो क्वांटम थ्योरी किन्होंने दिया था, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, उनका नाम आपको बताना है। तो आप जानते हैं जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है मैक्स प्लांक, और मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। आप लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा बहुत। तो मैक्स प्लांक के बारे में याद रखिएगा, जर्मन भौतिक विज्ञानी मैक्स प्लांक ने 1900 ईस्वी में क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उन्होंने बताया था कि ऊर्जा का उत्सर्जन सतत न होकर छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है जिन्हें फोटोन या क्वांटम कहा जाता है। ठीक है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन सतत न होकर छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है जिन्हें फोटोन या क्वांटम कहते हैं। यह सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। घेंगा रोग सीधे तौर पर शरीर के किस भाग की सूजन या विकार से संबंधित है? तो आप सभी जानते होंगे, इजी क्वेश्चन है। तो घेंगा रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ठीक है, किस भाग की सूजन या विकार से संबंधित है? तो आप जानते हैं गला, है ना। तो भोजन में आयोडीन की कमी से गले में स्थित थायराइड ग्रंथि का आकार असामान्य रूप से बढ़ जाता है, जिसे घेंगा या गलकंड रोग कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? घेंगा नामक रोग होता है। घेंगा रोग को गलकंड भी कहा जाता है क्योंकि घेंगा रोग के कारण गला प्रभावित होता है, गला में थायराइड ग्रंथि पाया जाता है। तो घेंगा रोग के कारण थायराइड ग्रंथि फूल जाता है, थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, भोजन में आयोडीन की कमी से गले में स्थित थायराइड ग्रंथि का आकार असामान्य रूप से बढ़ जाता है, इसी वजह से इसे हम लोग गलकंड भी कहते हैं। ठीक है, तंबाकू की पत्तियों में प्राकृतिक रूप से कौन सा अत्यधिक व्यसनकारी रासायनिक अल्काइड मौजूद होता है? आपको बताना है। देखिए, तंबाकू की पत्तियों में, ठीक है, अत्यधिक व्यसनकारी रासायनिक अल्काइड मौजूद होता है, इसका नाम बताना है। ठीक है, तो तंबाकू के पत्तों में निकोटीन नामक अल्काइड पाया जाता है। यह ब्रेन में डोपामाइन के स्राव को बढ़ाकर क्षणिक आनंद देता है, जिससे व्यक्ति को इसकी लत लग जाती है। तो तंबाकू की पत्तियों में अत्यधिक व्यसनकारी रासायनिक अल्काइड मौजूद होता है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? निकोटीन। तो आंसर हो जाएगा, तंबाकू की पत्ती में कौन सा रासायनिक अल्काइड पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, तत्वीय सल्फर या गंधक का रासायनिक अनुसूत्र क्या है? तो सल्फर को ही हम लोग गंधक कहते हैं। ठीक है, तो सल्फर या गंधक का आपको बताना है आणविक सूत्र क्या है, अणुसूत्र क्या है। ठीक है, तो साधारण परिस्थितियों में सल्फर के 8 परमाणु आपस में जुड़कर एक वलय जैसी क्राउन संरचना बनाते हैं, इसलिए सल्फर का अणुसूत्र होता है S8। क्या होता है? S8। ठीक है, सल्फर के 8 परमाणु आपस में जुड़ते हैं, तो सल्फर का रासायनिक अणुसूत्र बोलेगा S8। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका उपयोग एसिडिटी दूर करने के लिए एंटासिड के रूप में होता है। तो बहुत अच्छा बताया है। एक तो सवाल पूछेगा, एसिडिटी दूर करने के लिए एंटासिड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो पहला सवाल आप याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग। याद रखिएगा कि एंटासिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग होता है। एसिडिटी दूर करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग होता है।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र होता है MgOH2। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला पूछेगा MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय निलंबन को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। यह एक प्रकार का क्षार है, क्योंकि इसमें आप देखिएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का क्या है, क्षार है, जो पेट के अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड को उदासीन कर एसिडिटी को कम करता है। ठीक है, ये क्षार है, इसलिए पेट की अम्लता को कम करने का काम करता है। शैवाल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? शैवाल या एल्गी के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप जानते होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइएगा क्या होगा। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, तो अगर आप माइकोलॉजी कर रहे हैं तो गलत आंसर हो जाएगा। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैवाल। ठीक है, शैवाल को एल्गी कहा जाता है, तो शैवाल या एल्गी के वैज्ञानिक अध्ययन को फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहा जाता है। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, तो ये आप जो आंसर कर रहे हैं गलत हो जाएगा। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक, बुध ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी के लगभग कितने दिनों के बराबर समय लगता है? चलिए बताने का प्रयास करेंगे। बुध ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी के लगभग कितने दिनों के बराबर समय लगता है? तो आप जानते हैं 88 दिन आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 88 दिन। ठीक है, तो बुध ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में मात्र 88 दिन का समय लगता है। बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है और इसलिए इसे सबसे कम समय लगता है। तो बुध ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में मात्र 88 दिन का समय लगता है। वायुमंडल में कोहरा बनने की संभावना निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे अधिक प्रबल होती है? चलिए बताइएगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखें और आप आंसर करें। वायुमंडल में कोहरा फॉग बनने की संभावना निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे अधिक प्रबल होती है? फॉग कब बनेगा? जब तेज शुष्क हवाएं चलती हैं, जब एक ठंडी वायुधारा गर्म और नमी युक्त हवा के ऊपर बहती है, गर्मियों की दोपहर के समय, जब आसमान में कोई बादल ना हो। तो ऑप्शन देख के ही आप बता सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन बी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में कोहरा या फॉग बनने की संभावना सबसे अधिक कब होगा? ठीक है, जब एक ठंडी वायु धारा गर्म और नमी युक्त हवा के ऊपर बहती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में कपाल तंत्रिकाओं की कुल संख्या कितनी जोड़ी होती है? चलिए तो अब आप आंसर करेंगे। मानव शरीर में कपाल तंत्रिकाओं की कुल संख्या आपको बताना है। जिन्होंने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग क्लास को फटाफट एक बार शेयर कर दें, क्लास को लाइक कर दें। मानव शरीर में कपाल तंत्रिकाओं यानी क्रेनियल नर्व्स की कुल संख्या जोड़ा में आपको बताना है। ठीक है,
कपाल तंत्रिकाओं की कुल संख्या कितनी होती है मानव शरीर में? इकतीस जोड़ा यहां पे सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 31 जोड़ा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31 जोड़ा। ठीक है, मानव शरीर में कपाल तंत्रिकाओं की कुल संख्या होती है 31 जोड़े। आनुवांशिकता की बुनियादी भौतिक इकाई के लिए सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? ठीक है, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो बताइएगा आप आंसर। आनुवंशिकता की बुनियादी भौतिक इकाई के लिए सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, तो आप जानते हैं जॉनसन के बारे में, ठीक है, जोहानसन के बारे में, विल्हेम जोहानसन। ठीक है, तो विल्हेम जोहानसन ने आनुवांशिकता की बुनियादी भौतिक इकाई के लिए सबसे पहले जीन शब्द का उपयोग किया था। तो सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था विल्हेम जोहानसन ने। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर्स किन्हें कहा जाता है? तो आप जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। 19वीं सदी में यांत्रिक कंप्यूटर यानी एनालिटिकल इंजन की रूपरेखा तैयार करने के कारण ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। चार्ल्स बेबेज ब्रिटेन के थे और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन की आविष्कार, मतलब एनालिटिकल इंजन का रूपरेखा तैयार किया था चार्ल्स बेबेज ने, याद रखिएगा। इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से 3 प्रकाश के प्राथमिक रंग माने जाते हैं? तो प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? प्राइमरी रंग कौन कौन से हैं? ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बताइए क्या आंसर होगा। आप जानते हैं लाल, हरा, नीला, ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो ये 3 जो है ये प्राइमरी रंग माने जाते हैं। लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग माना जाता है। ठीक है, लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग है। लेक्लांसे सेल में ध्रुवीकरण को रोकने के लिए विध्रुवक के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। लेक्लांसे सेल में ध्रुवीकरण को रोकने के लिए विध्रुवक के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? एक बार आप लोग सेशन को शेयर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेक्लांसे सेल में ध्रुवीकरण को रोकने के लिए विध्रुवक के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड आप लोगों का आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम क्लोराइड। लेक्लांसे सेल में ध्रुवीकरण को रोकने के लिए विध्रुवक के रूप में अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। ऊर्जा बचत वाले फ्लोरोसेंट लैंप ट्यूबलाइट के भीतर आमतौर पर क्या भरा होता है? चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऊर्जा बचत वाले फ्लोरोसेंट ट्यूब के भीतर आमतौर पर क्या भरा होता है? तो फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट लैंप या ट्यूबलाइट के भीतर, ठीक है, पारे की वाष्प और आर्गन या नियोन की वाष्प भरी जाती है, क्योंकि ये अक्रिय गैस होता है। तो फ्लोरोसेंट लैंप या ट्यूबलाइट के भीतर अक्रिय गैस को भरा जाता है। तो इसमें मुख्यतः पारे की वाष्प और आर्गन की वाष्प को, ठीक है, इसके भीतर रखा जाता है। तो पारे की वाष्प और आर्गन या नियोन की वाष्प को फ्लोरोसेंट लैंप के अंदर या ट्यूबलाइट के भीतर
ऊर्जा बचत के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। डॉपलर प्रभाव सीधे तौर पर किस भौतिक गुण या विषय से संबंधित है? चलिए बताइए, डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे है? तो आप जानते हैं डॉपलर इफेक्ट जो होता है, ठीक है, साउंड वेव से संबंधित होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डॉपलर प्रभाव ध्वनि और प्रकाश तरंगों से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी। जब प्रकाश की किरणें पानी से होकर गुजरती है तो उनका वेग लगभग कितना होता है? ठीक है, आप आंसर करेंगे जब प्रकाश की किरणें पानी से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है? पानी से होकर गुजरती है, तो उनका वेग लगभग कितना होगा? निर्वात में प्रकाश की गति आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये तो निर्वात में होता है, तो निर्वात तो आपसे नहीं पूछा है। निर्वात में प्रकाश की गति पूछेगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन पूछा है जल में, ठीक है, तो जल में कितना होगा, पानी में कितना होगा? तो पानी में अपवर्तनांक होता है 1.33, इसलिए पानी में प्रकाश का वेग घट जाएगा। पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग बोलेगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और पानी में प्रकाश का वेग बोलेगा तो पानी में प्रकाश का वेग होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित धातुओं में से किसकी विद्युत चालकता सबसे कम न्यूनतम होती है? ठीक है, तो विद्युत चालकता सबसे कम यानी न्यूनतम किसका होता है? ठीक है, तो आप जानते हैं चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम की तुलना में सीसा का विद्युत चालकता सबसे खराब होगा। तो यहां आंसर हो जाएगा सीसा। सीसा विद्युत का बहुत खराब चालक है और इसका प्रतिरोध अधिक होता है। तो विद्युत चालकता सबसे कम किसका है? तो हो जाएगा सीसा या लेड का। सीसा या लेड का विद्युत चालकता सबसे कम होता है। ठीक है, टीन का रासायनिक प्रतीक Sn किस लैटिन वैज्ञानिक नाम से लिया गया है? ठीक है, तो टीन का रासायनिक प्रतीक अगर पूछेगा तो आप जानते हैं Sn है। टीन का प्रतीक क्या है? Sn है। ठीक, टीन का रासायनिक प्रतीक Sn इसके लैटिन नाम स्टेनुम से लिया गया है। ठीक है, तो टीन का रासायनिक प्रतीक Sn लैटिन नाम स्टेनुम से लिया गया है। निम्नलिखित उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों में से किसमें सर्वाधिक यौगिक बनाने का विशिष्ट रासायनिक गुण होता है? ठीक है, तो बताएंगे कौन सा उत्कृष्ट या अक्रिय गैस है जिसमें